हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है हमारा पीछे का वीडियोस देखे होइएगा। अगर नहीं देखे हैं तो हमारे पीछे के वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में है, आप सभी चाहें तो हमारे वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर बार की तरह आपका भाई प्रिंस आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर यहाँ पर मौजूद है और आप सभी से उम्मीद करता है कि आप सभी भी इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा और अपना कम से कम 2 नंबर तो इस वीडियो से फिक्स कर कर जाइएगा ही जाइएगा। 2 से 5 भी हो सकते हैं, 5 से 10 भी हो सकते हैं, कोई भरोसा नहीं रहता है हमारे बिहार बोर्ड का कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछ डाले ऑब्जेक्टिव के, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अब यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव्स होती हैं जिसमें से आपको सॉल्व कितनी करनी पड़ती है, 50 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करनी पड़ती है। तो ऑप्शन आपके पास दुगना है, तो क्यों ना हम क्वेश्चन को भी दुगना देखें। ठीक है, चलिए आज के इस चैप्टर का जो नाम है वो है नागरी लिपि। आप सभी देख पा रहे होगा कि अध्याय 5 गद्यखंड का अध्याय 5 है नागरी लिपि, जिनको किसने लिखा है भैया, गुणाकर मूले साहब ने लिखा है। चलिए, तो इतना जानकारी दे दी इस चैप्टर के बारे में। तो आज इस चैप्टर के सबसे पहला क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो यहाँ पर देख पा रही होगा आप लोग, क्या लिखा हुआ है कि उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे थे। ठीक है, लगते हैं। ठीक है, तो उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं, तो वो भैया कब से, पहली 8वीं सदी, 6ठी सदी, 9वीं सदी, 4थी सदी। राइट ऑप्शन जो आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा वो ए हो जाएगा, क्या 8वीं सदी में मिलना प्रारंभ हो गया था। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो बोल रहा है नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिले हैं। पहला पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत। कहां से मिले भैया, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिले हैं, पहला पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत। राइट ऑप्शन यहां पर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत से ही आरंभिक लेख हमें मिले हैं नागरी लिपि के। चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आप सभी आपके स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्या कि देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने थे। देवनागरी लिपि जो है, मुद्रण मतलब होता है वही प्रिंटिंग, इसके टाइप कब बने थे भैया। ठीक है, कि पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है क्या, कब बने हुए थे, पहला 2 सदी पहले, 2 दशक पहले, 20वीं सदी में, 11वीं सदी में। राइट ऑप्शन जो आपका यहाँ पर दिखने को मिल जाएगा वो 2 दशक पहले बना हुआ था। क्या, देवनागरी लिपि में मुद्रण की टाइप कब बने हुए थे, तो 2 दशक पहले। चलिए आगे की बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो अब हिंदी भाषा की लिपि है क्या, पहले ब्राह्मी लिपि, रोमन लिपि, देवनागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि। तो आप सभी को बता दें कि देवनागरी लिपि ही हिंदी भाषा की क्या है, लिपि है। चलिए आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो आप सभी देख पा रहिएगा क्या कि इस चैप्टर के जो लेखक हैं गुणाकर मूले साहब जी, नागरी लिपि के जो लेखक हैं गुणाकर मूले साहब, उनका जन्म किस राज्य में हुआ था, पहला बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो भैया इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था मुंबई महाराष्ट्र में। कहां हुआ था, मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि गुणाकर मूले की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी। गुणाकर मूले की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी, पहला नगरीय में, ग्रामीण में, उच्च स्तरीय में, इनमें से कोई नहीं। तो भैया हम आपको बता दें प्रारंभिक शिक्षा मतलब शुरू की जो शिक्षा होती है उस किस परिवेश में हुई थी, नगरीय में यानी कि नगर में, ग्रामीण में मतलब ग्राम में, और उच्च स्तरीय पर हुई थी, इनमें से कोई नहीं हुई थी। तो राइट ऑप्शन जो आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बी, ग्रामीण में हुआ था। कहाँ हुआ था, ग्रामीण मतलब कि घर मतलब गांव में हुआ था। चलिए आगे की बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं यहाँ पर देख पड़ेगा क्या कि नागरी लिपि के निबंधकार कौन है। ये जो नागरी लिपि आप लोग का क्या है, ये भैया एक निबंध है। हम आप लोग को आगे भी वीडियो में बताएंगे कि ये जो किस गद्य की कौन सी विद्या है, तो ये निबंध है। और इस निबंध के लेखक कौन है, निबंधकार कौन है, तो वो भैया आपके हो जाएंगे गुणाकर मूले साहब। कौन हो जाएंगे, गुणाकर मूले साहब। चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो आप सभी देख पाइएगा कि नागरी लिपि गुणाकर मूले की किस पुस्तक से लिया गया है। जी बिल्कुल, नागरी लिपि गुणाकर मूले की किस पुस्तक से लिया गया है। तो आप सभी को हम बता देते हैं कि आप कभी कभी क्वेश्चंस को देखिएगा, अगर आपको आंसर नहीं मालूम होगा तो आप उस क्वेश्चंस को देखकर ही मालूम कर सकते हैं। जैसा कि इस ऑप्शन में आप सभी देख पा रहिएगा क्या कि नागरी लिपि गुणाकर मूले की किस पुस्तक से लिया गया है, पहला अक्षरों की कहानी, अक्षर कथा, अक्षर ज्ञान, भारतीय लिपि की कहानी। तो इस तीनों में आप एक कॉमन देख पा रहे होगा क्या, अक्षर, जिसका नामो निशान नहीं है नागरी लिपि में। ठीक है, लेकिन भारतीय लिपियों की अगर बात करें तो यहां पर भी लिपि है, यहां पर भी लिपि है। इससे कंठस्थ होता है कि राइट डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भैया, वो बेस्ट हो जाएगा और डी ऑप्शन ही आपका सही होगा। चलिए तो डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो गया। चलिए बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर।
बोल रहा है कि गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था। वो कहाँ हुआ था, तो मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन कब हुआ था भैया, तो ये हुआ था 1935 ईस्वी में। गुणाकर साहब का जन्म कब हुआ था, 1935 ईस्वी में हुआ था, मुंबई के महाराष्ट्र में। चलिए आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो बोल रहा है गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो हम आपको बार बार बता चुके हैं कि उनका जन्म मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। आगे की ओर बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोल रहा है कि गुणाकर मूल्य, यहाँ पर गुले लिखाया हुआ है, मिस्टाइप है, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी। तो वो जो भाषा पढ़ते थे, किस जो शिक्षा लेते थे उसकी भाषा क्या थी भैया, गुजराती, मराठी क्या थी। तो भैया उनकी जो भाषा थी वो मराठी थी, क्योंकि वो मुंबई के महाराष्ट्र में पैदा हुए थे और महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। चलिए 12 नंबर की अगर बात करें तो बोल रहा है गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ था। उनका जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में, लेकिन उनका निधन कब हो गया था भैया, उनका निधन हुआ था 2009 ईस्वी में। जी बिल्कुल, उनका निधन 2009 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे के क्वेश्चन की अगर बात बताएं तो 13 नंबर क्वेश्चन की अगर बात बोलते हैं तो बोल रहा है अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। पहला अमरकती, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुणाकर मूल्य, महात्मा गांधी। तो अक्षर कथा जो है लिखित तो है किनके द्वारा, गुणाकर मूल्य साहब ही द्वारा लिखित है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आपके भटकाने के लिए बहुत सारी दिए रहेंगे, तो आप लोग देख के मारिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो बोला मूल्य जी। मूल्य जी का मतलब समझते हैं भैया, गुणाकर मूल्य जी की बात कर रहा है। मूल्य जी का मतलब है शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है। बोल रहा है मूल्य जी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा को पढ़ाया। पहला गुजराती, संस्कृत, मराठी, हिंदी। तो हम आपको बता दें कि उनका जन्म मुंबई के महाराष्ट्र में हुआ था, इसलिए राइट ऑप्शन आपका मराठी हो जाएगा, क्योंकि मुंबई में क्या बोली जाती है, मुंबई के महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोल रहा है कि अक्षरों की कहानी किनकी रचना है। तो अक्षरों की कहानी किनकी रचना है, गुणाकर मूल्य साहब की है, यह हम सभी को मालूम है। आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नागरी लिपि किस विद्या की रचना है। तो हम आपको बताए थे कि ये जो नागरी लिपि है ये किस विद्या की रचना है भैया, ये है निबंध, और इसके निबंधकार है गुणाकर मूल्य शाह। तो यहाँ पर आपका निबंध ही राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोल रहा है क्या कि नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है। नागरी लिपि जो पाठ है वो किस लिपि में रचित है। पहला ब्राह्मी, खरोष्ठी, देवनागरी, इनमें से कोई नहीं। तो ये नागरी लिपि जो है ये किस लिपि में रचित है भैया, वो देवनागरी लिपि में रचित है। किस में स्थित है, सॉरी किस में रचित है, किस लिपि में, तो देवनागरी लिपि होती है, उसमें क्या है, ये रचित है। चलिए आगे की बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने हैं। जी बिल्कुल, तो देवनागरी लिपि के टाइप कितने पहले बने हैं भैया, तो आप सभी को उससे पहले ऊपर वाला में बता दिया जाता है क्या कि 2 सदी पहले बने हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की अगर बात बोले तो नेपाली। जी बिल्कुल, नेपाल में रहने वाले लोगों को नेपाली बोला जाता है और वहाँ की भाषा को नेपाली भाषा बोला जाता है, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होइएगा। ठीक है, चलिए तो वही बोल रहा है कि नेपाली भाषा की लिपि है क्या, पहला नेपाली, फिर दूसरा क्या जी खमकुड़ा, फिर नेवाड़ी, फिर देवनागरी। तो नेपाली भाषा की जो लिपि है वो भी देवनागरी लिपि है। क्या है, देवनागरी लिपि है। भैया आप मानिएगा नहीं कि नेपाल में जो लोग होते हैं वो देवी देवताओं की बहुत पूजा करते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की अगर बात यहाँ पे करते हैं तो बोल रहा है मराठी भाषा की लिपि क्या है। मराठी भाषा की लिपि है क्या, पहला देवनागरी, मराठी, ब्राह्मी, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या कि मराठी भाषा की भी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि ही है। चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की अगर बात बोले तो यहाँ पे लिखा हुआ है गुणाकर मूल्य ने किस लिपि को प्राचीन नागरी लिपि का बहन की संज्ञा दी है। संज्ञा दी है मतलब कहने का मतलब ये नहीं है, नाउन वाला संज्ञा नहीं है भैया, संज्ञा देने का मतलब है कि उनकी जगह दी है। ठीक है, बहन का दर्जा दिया है। किस लिपि को, प्राचीन नागरी लिपि की बहन की दर्जा दिया है। तो वो आपका जो यहाँ पर पहला ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा, गुजराती, बांग्ला, तमिल, मलयालम। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा बांग्ला। क्या हो जाएगा, बांग्ला, बांग्ला नहीं बांग्ला होगा यहाँ पे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो 22 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोल रहा है नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं कहाँ पर भैया, तो आप सभी को मालूम है दक्षिण भारत में मिले हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की अगर बात बोले तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है। मतलब गुप्त काल समझते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य टू, चंद्रगुप्त जो थे वही उनकी बात कर रहे हैं, उसी को गुप्त काल कहा जाता है। वो जो शासन किए उसको गुप्त काल कहा जाता है। उससे किस लिपि का संबंध है भैया, पहला सिद्धम, ब्राह्मी, देवनागरी, गुजराती। राइट ऑप्शन आप लोगों के बीच जो दिखेगा वो क्या हो जाएगा, ब्राह्मी का संबंध उससे है। क्या है, ब्राह्मी का। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की बात। तो बोल रहा है नागरी नाम अस्तित्व में कब आया। ये जो नागरी लिपि आप लोग पढ़ते हैं, ये जो नागरी है, लिपि को हटाइए, लिपि तो एक लिपि है,
नागरी जो नाम है ये अस्तित्व में कब आया? 1000 ईस्वी के आसपास, 1500 ईस्वी के आसपास, 1600 ईस्वी के आसपास, 1700 ईस्वी के आसपास। राइट ऑप्शन आप सभी का हो जाएगा क्या? 1600 ईस्वी के, सॉरी 1000 ईस्वी के आसपास। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोल रहा है क्या कि देवनागरी किसे कहा, सॉरी देवनागरी नहीं है, देवनगरी किसे कहा गया है? देवनगरी, देवजोर नगरी, भैया समझ रहे हैं? नगरी मतलब होता है रहने वाला, ठीक है, नगर, और देव मतलब देवताओं का नगरी किसे कहा गया है? पहला काशी को, मथुरा को, हरिद्वार को, बनारस को। इसमें से कितना लोग मारेंगे मथुरा को, लेकिन उनको नहीं कहा गया भैया, काशी को कहा जाता है देव की नगरी, देवनगरी काशी को कहा जाता है। राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो बोला सिद्धम क्या है? योगी, सिद्ध किया गया कार्य, महात्मा, एक प्रकार की लिपि। तो भैया जो ये सिद्धम है आपकी एक प्रकार की लिपि है, जैसे देवनागरी लिपि कैसे होती है उसी प्रकार की सिद्धम भी एक लिपि है, सिद्धम लिपि की नाम है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की अगर बात बोलते हैं, बोला कि अमोध वर्ष कौन था? जी बिल्कुल, अमोध वर्ष कौन था? पहला राष्ट्रकूट राजा, राजवैद, विद्वान, कवि। राइट ऑप्शन आपका यहां पर ए देखने को मिल सकता है क्या कि राष्ट्रकूट राजा था, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, बोल रहा है कि बेतमा कहां पर है? बेतमा कहां पर है? पहला पुणे, पटना, इंदौर के पास, इलाहाबाद के पास। बेतमा कहां पर है? बेतमा कहां है भैया? पुणे पे, बेतमा कहां है? पुणे, पटना, इंदौर के पास, इलाहाबाद। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा इंदौर के पास। क्या हो जाएगा? इंदौर के पास बेतमा है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन की अगर बात बोले तो बोल रहा है कि श्रवण बेलगोल जैन तीर्थ स्थल कहां है? पहला कर्नाटक, कंदराबाद, इलाहाबाद, वैशाली। राइट ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा क्या? कर्नाटक में है। क्या है? कर्नाटक में। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की जो नागरी लिपि है उसको क्या कहते हैं? पहला देवनागरी, नदी नागरी, मराठी, मेवाड़ी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आप सभी को देखने को मिल जाएगा ऑप्शन बी, नदी नागरी बोलते हैं। चलिए तो इसका राइट ऑप्शन लगा लिए। आगे की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन की अगर बात बोले तो यहाँ पे बोला है कि हिंदी के आदि कवि कौन है? पहला सरहपाद, तुलसी दास और वाल्मीकि, निराला। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कि सरहपाद जो है आपके क्या है? हिंदी के आदि कवि में से आदि कवि ही है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन की अगर बात बोले तो लिखा हुआ है क्या कि महिर भोज की ग्वालियर प्रशासित किस भाषा में है? महिर भोज की जो ग्वालियर है प्रशासित किस भाषा में? प्राकृत में, अप्रभंग में, संस्कृत में, हिंदी में। राइट ऑप्शन आपका जो हो जाएगा यहां पर हो जाएगा संस्कृत। राइट ऑप्शन। चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोला कि दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले थे? पहला महेंद्रपाल, राजा वरंगुन, राजा भोज, श्री गंग राजा। तो राइट ऑप्शन यहां पर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा राजा वरंगुन। क्या हो जाएगा? राजा वरंगुन जो थे उन्हीं के पलियम ताम्रपत्र मिले थे पांड्य प्रदेश से। चलिए आगे की बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? उत्तर भारत की जो विशेष स्थापत्य जो शैली है उसको क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं भैया नागर शैली। क्या कहते हैं? नागर शैली। आप लोग में मालूम है, आप लोग में क्या होता है, कमी ये होता है कि आप लोग ऑप्शन को बगैर देखे आप लोग क्या कर देते हैं? टिक कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग को लगता है ललित शैली, यहाँ पर कितना आदमी देखा होगा तो उसको भ्रम हो गया ललित शैली होगा, टिक मार दिया होगा मने मने। गेस तो करता है जब हम वीडियो बनाते हैं तो आप लोग मेरा वीडियो देखते होइएगा तो गेस तो करते होइएगा कि भैया इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए। तो आप लोग क्या ज्यादातर मन में सोच लीजिएगा ललित शैली, क्योंकि सबसे पहले दिया हुआ और नीचे का पढ़ में नहीं कर दिएगा, तो ये आप लोग कर देते हैं गलती। आपको चारों ऑप्शन देखने में टाइम कितना लगता है? 2 से 4 सेकेंड। सभी को देखिए, नहीं कहते हैं देख मतलब सुनो सबकी लेकिन करो अपनी, उसी प्रकार देखिए सबको लेकिन लगाइए उसे जो आपको लगे कि ये सही है, तो नागर शैली होगा। चलिए आगे की बात करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो बोला कि गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता होगा? गुप्तों की जो राजधानी है पटना को क्या कहा जाता होगा? पहला पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, विलासपुर, देवनगर। राइट ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा देवनगर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोल रहा है कि गुणाकर मूले ने, जी बिल्कुल 36 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? पहला 1500 से अधिक, 2500 से अधिक, 3500 से अधिक, 4500 से अधिक। राइट ऑप्शन यहां पर जो हो जाएगा आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी,
2500 से भी अधिक विषयों पर निबंध लिख चुके हैं गुनाकर मुले साहब। चलिए आगे की बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की। तो बोल रहा है कि इस्लामी शासक का आरंभ काल है। मतलब इस्लामी शासक मतलब समझते हैं इस्लाम धर्म के जो शासक हुआ करते थे, जैसे बाबर, अकबर, इन सभी के जो कास्ट के जो लोग आते थे, उसके जो वो शासक का आरंभ काल कब हुआ, वो कब शासन में आने लगे, वो कब शासक बन गए। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा 12वीं सदी, जो कि राइट ऑप्शन है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे तो क्वेश्चन ही खत्म है हमारा। तो 37 नंबर क्वेश्चन हो गया यहाँ पे कंप्लीट है। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी मेरे वीडियो को पूर्ण रूप से देखिए और भी लोगों के पास मेरे वीडियो को शेयर करिए। और मैं प्रिंस राज आप सभी से विदा लेता हूँ। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।